सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और साथ में दबाइए उस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मिलती रहे हमारी सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो छठा चैप्टर होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उसमें आपसे एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ITI में इसकी जो क्लासेस होती है उनकी ड्यूरेशन 15 घंटे होती है। ठीक है, और इसमें जो आपको सेफ्टी, खतरे और इंडस्ट्री में किस किस तरह की जो है आपको काम करने चाहिए सुरक्षा से संबंधित, वो सभी जानकारी इसके अंदर पढ़नी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट हमने लगाया है। ठीक है, इसका जो सिलेबस है कि किस किस तरह के जो अंदर जो है आपको टॉपिक्स मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, सुरक्षा के जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं वो किस रंग के होते हैं? तो दोस्तों वो लाल रंग के क्रॉस होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ धूम्रपान निषेध होता है कि यहाँ धूम्रपान करना मना है, तो आपने वो साइन देखा होगा कि जो साइन होता है, चिन्ह होता है, वो लाल रंग का होता है और उसके ऊपर बीच में से क्रॉस का निशान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, कार्यस्थल पर दुर्घटना, बीमारी और मृत्यु की क्षतिपूर्ति पर जो खर्च होता है वो किसके ऊपर पड़ता है दोस्तों? तो वो जो खर्च होता है दोस्तों वो रोजगार देने वाले पर पड़ता है। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही है आपका। तीसरा प्रश्न दोस्तों, जैविक खतरे का जो कारण है वो क्या है? जीवों का संक्रमण, पशु संबंधी उद्योग में कार्य, कृषि क्षेत्र में श्रम करना या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों तो उपरोक्त सभी, ये सभी वो जगह हैं जहां पर जैविक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है, CTC जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसका प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने में किया जाता है? तो उस CTC जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग बिजली की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किस प्रकार की आग को बुझाने के लिए किया जाता है? बिजली की आग, गैस की आग, लकड़ी की आग या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी, इन सभी की आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशमन यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और वहाँ पर आग लगने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। छठा प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशमन यंत्र में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो किस रूप में भरी जाती है दोस्तों? दरअसल वो ठोस, गैस या फिर तरल या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों वो तरल रूप में भरी जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ठोस रूप में कभी नहीं भरी जा सकती और गैसीय रूप में जो है इसका जो वॉल्यूम होता है, एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में जो आपने देखा होगा जितनी भी गैसें होती है दोस्तों सिलेंडर्स के अंदर, वो सभी लिक्विड में भरी जाती हैं, तरल में भरी जाती हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। कहाँ पर नहीं करते हैं? कागज़ की आग को बुझाने में, लकड़ी की आग को बुझाने में, बिजली की आग को बुझाने या फिर पेट्रोल की आग को बुझाने में। तो दोस्तों हम उसका कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्यूशर होता है उसका प्रयोग हम पेट्रोल की आग को बुझाने में नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी हर जगह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कृत्रिम श्वास की जो विधि है दोस्तों, फर्स्ट एड में आपको सिखाया जाता है कि प्राथमिक उपचार अगर किसी व्यक्ति को जो है बेहोश हो जाए और वो सांस ना ले तो उसे कृत्रिम श्वास दिया जाता है मुख से मुख विधि के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों कृत्रिम श्वास की और भी विधियां हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर, तो जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है दोस्तों वो भी एक कृत्रिम विधि होती है। ठीक है, या फिर मरीज को सीधा लिटाकर, तो ये सभी विधियां होती हैं दोस्तों जिसमें हम जो है कृत्रिम श्वास दे सकते हैं एक मरीज को। ठीक है, नौवां प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की जो विधि होती है दोस्तों उसका क्या नाम है? सेफर विधि जिसमें पीड़ित को छाती के बल लिटाया जाता है, सिल्वेस्टर विधि जिसमें रोगी को पीठ के बल लेटाते हैं, लीबॉर्ड विधि जिसमें पीठ के बल लेटाकर कृत्रिम श्वास देते हैं। तो दोस्तों ये सभी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम जो है मरीज को कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। ठीक है, 10वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो वैश्विक कोयला भंडारण का सर्वाधिक हिस्सा अपने पास रखता है? यानी कि वो देश कौन सा है जिसके पास सर्वाधिक कोयले के भंडार हैं? तो दोस्तों वो आपका USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उसके पास जो है कोयले के जो है सबसे ज्यादा रिजर्व है अपने पास। ठीक है, 11वां प्रश्न आ गया है, एक ही कार्य को करने के लिए कम ऊर्जा का प्रयोग क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता या फिर ऊर्जा अक्षमता? तो दोस्तों वो ऊर्जा दक्षता कहलाता है, यानी कि आप जो है कम बिजली का इस्तेमाल करके जो है अधिक कार्य करते हैं तो वो आपकी ऊर्जा दक्षता कहलाती है। ठीक है, 12वां प्रश्न है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है गैस स्राव, रसायन, अधिक तापमान? तो ये सभी जो है दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न है, कार्यस्थल पर सुरक्षा के जो इंतजाम होते हैं वो कैसे होने चाहिए? अग्निशमन यंत्र होने चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा, सुरक्षा संबंधी या फिर उपरोक्त सभी? तो दोस्तों कार्यस्थल पर ये सभी इंतजाम होने चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर है। 14वां प्रश्न है, डेडिकेशन
टू ए पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। ठीक है, एक विशेष कार्य के प्रति आप डेडिकेटेड है, केवल वही कार्य आपको करना है, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट, इंटेलिजेंस या फिर इंटीग्रिटी। तो दोस्तों वो आपकी कमिटमेंट कहलाएगी। आपने एक डायलॉग सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, क्योंकि वो फिर वो काम जरूर करेगा, क्योंकि वो उस काम के प्रति डेडिकेटेड हो जाता है। तो 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी यानी कि कमिटमेंट आपका सही आंसर है। 15वां प्रश्न है कि भौतिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? ठीक है, तो भौतिक संकट किन किन वजह से आ सकता है? शोरगुल, विकिरण, कंपन या फिर ये सभी। तो दोस्तों इन सभी के कारण जो है आपके भौतिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि शोरगुल से आप बहरे हो सकते हैं, विकिरण से आपको कैंसर हो सकता है और कंपन से जो दोस्तों चीजें गिर सकती हैं। ठीक है, 16वां प्रश्न है कि कारखाना जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है? दोस्तों कारखाना अधिनियम जो है वो सुरक्षा संबंधी उपायों से संबंधित है। ठीक है, 17वां प्रश्न है कि मानव प्रयासों के सही एवं गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? कि ठीक है, तो मानव के जो प्रयास होते हैं जिससे वो सही और गलत का अध्ययन करता है, तो उसे प्रेरण, आत्म जागरूकता, नीति शास्त्र या फिर लक्ष्य। तो दोस्तों उसे हम नीति शास्त्र कहते हैं, जिसमें जो हम एक नीतियों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नीतियों को मानते हैं जिनके आधार पर हम देखते हैं कि यह जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से नॉन ग्रीन हाउस गैस को पहचाने, मतलब वो गैस बताइए जो ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं है। तो दोस्तों मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सभी गैसें जो है दोस्तों आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है दोस्तों वो अकेले जो है ये प्रदूषण नहीं फैलाती, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इन गैसों के साथ मिलकर जरूर ग्रीन हाउस का कारण बनती है, लेकिन अकेले कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो ग्रीन हाउस का कारण नहीं बनती है। तो इसीलिए इसे जो है ग्रीन हाउस गैसों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 19वां प्रश्न है न्यूक्लियर रिएक्टर से सबसे घातक वातावरण प्रदूषण कौन सा? दोस्तों रेडियो एक्टिव, ध्वनि प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। दोस्तों जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब पानी का इस्तेमाल होता है तो उस पानी में भी जो है कुछ विषैले तत्व मिल जाते हैं, जिसे जो है बाद में बाहर निकाल दिया जाता है प्लांट से, तो उसे हम थर्मल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही होगा, थर्मल प्रदूषण। ठीक है, 20वां प्रश्न दोस्तों सामान्य मानव के जो सुनने की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो कितनी सीमा तक जो है व्यक्ति सुन सकता है अपने कानों के माध्यम से? 10 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज या फिर 10 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों सामान्य मनुष्य की जो सुनने की आवृत्ति होती है वो 10 हर्ट्ज से 15,000 हर्ट्ज तक की होती है, और यहाँ 15,000 हर्ट्ज की जगह 15 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, 21वां प्रश्न है ऑक्यूपेशनल सुरक्षा के कार्य के जो ग्राहक है वो कौन है? मतलब ऑक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के ग्राहक कौन है, मतलब ये सुरक्षा किन किन के लिए है? तो दोस्तों ये सुरक्षा जो है एक संगठन के सभी कर्मचारी या फिर एक संगठन के सभी कर्मचारी और सभी समुदाय, सुरक्षा मैनेजर, सुपरवाइजर, प्रबंधन के सीईओ लेवल से कर्मचारी तक। तो दोस्तों जो ऑक्यूपेशनल सुरक्षा कार्य के जो ग्राहक हैं वो एक संगठन के सभी कर्मचारी भी हैं और सभी के सभी समुदाय भी हैं। ठीक है, 22वां प्रश्न है कि जो वेस्ट शब्द है उसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वेस्ट शब्द का जो प्रयोग है वो जापानी भाषा में पूछा गया है कि जापानी भाषा में वेस्ट शब्द को क्या कहते हैं? तो जापानी भाषा में दोस्तों वेस्ट शब्द को MUDA यानी कि मूडा कहते हैं। आप ये स्क्रीन देख सकते हैं, टेम्पलेट हमने एक स्क्रीन लगाई है जिसमें बताया गया है MUDA, जिसका मतलब है कि वेस्टफुल, यानी कि आपकी जो कैपेसिटी है वो तो है 10 किलो वेट उठाने की, लेकिन अगर आप 1 ही किलो वेट उठाकर चल रहे हैं तो आप जो है अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल उसका सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों MUR है यानी कि इम्बैलेंस। आपने देखा होगा कई बार जब आप अपने दोनों हाथों में बाल्टियां लेकर चलते हैं तो आप एक हाथ में कम पानी रखते हैं और दूसरे हाथ में ज़्यादा पानी लगते हैं, तो आपको जो है एक हाथ की तरफ ज़्यादा दबाव महसूस होता है। तो इस तरह से जो है आप इम्बैलेंस करते हैं, तो उसे हम MURA यानी कि मोरा कहते हैं। ठीक है, तीसरा दोस्तों MURI का मतलब होता है दोस्तों ओवरलोड। ठीक है, जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा वेट उठाकर चलते हैं तो उसे ओवरलोड कहते हैं, जिससे जो है घटना कार्यस्थल पर जो है कोई भी हानिकारक घटना हो सकती है। ठीक है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो इन तीनों वर्ड का मीनिंग आप देख लीजिए, मूडा, मूरा और मूरी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो शब्द है दोस्तों ये काइजन के शब्द है, और काइजन जो है एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सतत सुधार। ठीक है, 23वां प्रश्न है ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग क्या दर्शाते हैं? ब्रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग जो होते हैं दोस्तों वो आपकी उदासी, बचाव, आत्मविश्वास या फिर असुरक्षा। तो दोस्तों ब्रिक एंड इरेक्ट वॉकिंग जो है वो आपके आत्मविश्वास को यानी कि कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, 24वां प्रश्न है प्रेरणा को श्रेणीबद्ध किया जा सकता है किसमें?
इंटरनल और एक्सटर्नजनिक, अच्छा खराब, अंदर बाहर या फिर ऊंचा नीचा। दोस्तों प्रेरणा को जो है आंतरिक और बाहरी यानी कि इंटरजनिक और एक्सटर्नजनिक जो है रूप में हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। 25वां प्रश्न है, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। जब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है तो आपका अगला स्टेप क्या होता है। सेंड एप्लीकेशन लेटर, आप एप्लीकेशन पत्र भेजते हैं। प्रिपेयर द रिज्यूम तैयार करते हैं। अपीयर एट इंटरव्यू में पहुंचते हैं या फिर आप रिज्यूम को भेजते हैं। तो दोस्तों जब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है तो आप इंटरव्यू में पहुंचते हैं। ठीक है, यानी कि अपीयर एट इंटरव्यू। ठीक है। मन की प्रसन्नता के लिए 26वां प्रश्न है कि मन की प्रसन्नता के लिए जब आप गाना सुनते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है। तो वो क्रिटिकल लिसनिंग के आता है, थेरोपेटिक लिसनिंग या फिर एप्रिसिएटिव लिसनिंग या फिर कंप्रीहेंसिव लिसनिंग। तो दोस्तों वो जो आपकी वो एप्रिसिएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है, यानी कि उससे आपके जो है दिमाग के जो है कुछ सेल्स ठीक होते हैं या फिर जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं जिसमें आप कुछ सीखते हैं तो वो आपकी एप्रिसिएट लिसनिंग कहलाती है। ठीक है। 27वां प्रश्न है कि खारिज सामग्री के पुनः प्रसंस्करण से बने नए उपयोगी उत्पाद को क्या कहते हैं। यानी कि जो सामग्री खराब हो गई है उसका दोबारा से जब आप इस्तेमाल करते हैं और तो उससे कोई उत्पाद बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे बेकार पदार्थ का फिर से उपयोग, कच्चे माल के उपयोग की कमी, बेकार ठोस का प्रबंधन या फिर सामग्री का पुनःचक्रण। तो दोस्तों हम वहां पर सामग्री का पुनःचक्रण करते हैं यानी कि उसका रिसाइकल करते हैं। ठीक है। 28वां प्रश्न है, ESI एक्ट उन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं है जो कि क्या है, गोदाम के कर्मचारी हैं, भारतीय नौसेना या सेना या वायुसेना के सदस्य हैं, आवासीय होटल के कर्मचारी हैं, प्रिंटिंग स्थापना के कर्मचारी। तो दोस्तों ESI एक्ट जो है उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है जो भारतीय नौसेना, सेना या फिर वायुसेना के सदस्य हैं। इसके अलावा जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों उन सभी पर ESI एक्ट लागू होता है। ठीक है। 29वां प्रश्न है कि क्वालिटिक सर्किल की उत्पत्ति जापान में ज्यूस शब्द के द्वारा हुई थी और ज्यूस का जो पूरा नाम है वो क्या है। जो इसका नाम देख लेते हैं दोस्तों, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, यूनियन ऑफ जापानीज स्पेशलिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट, यूनियन ऑफ जापानीज स्पेशलिस्ट एंड इंजीनियर्स, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है, यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, आपका बिल्कुल सही है 29 प्रश्न का। 30वां प्रश्न है, PDCA का मतलब क्या है। दोस्तों PDCA का मतलब है प्लान डेवलप कंट्रोल एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट। ठीक है। तो PDCA का जो मतलब है दोस्तों वो आपका प्लान डू चेक एक्ट, यानी कि आप पहले किसी भी चीज़ का जो बिजनेस का प्लान तैयार करेंगे फिर उसको करके देखेंगे। ठीक है। या फिर आपके पास कोई छोटा मोटा आइडिया, कोई भी काम है, कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं छोटा मोटा स्कूल का, पहले आप उसका प्लान तैयार करेंगे फिर उसको करके देखेंगे, उसको चेक करेंगे कि वे ठीक से काम कर रहा है या नहीं और फिर उसको एक्ट करेंगे यानी कि उस पर जो है कार्य करना शुरू करेंगे आगे की तरफ। तो ये हो गए हमारे 30 प्रश्न। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।